अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट के ज़रिए 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो हुकूमत का इरादा था उस हवाले से मुख्तलिफ नुकात सामने रखे। अब उसके बाद पार्लिमान के अंदर और बाहर गुज़िश्ता 3 रोज़ से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ही बात हो रही है। और हमने देखा कि कल इसहाक डार साहब के सेनेट में बयान के बाद अब हुकूमत काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही है, राब्ते भी शुरू हो गए हैं और हुकूमत पुरएतमाद नज़र भी आ रही है कि कम से कम कौमी असम्बली से जो 27वीं आईनी तरमीम है वो मौलाना साहब की सपोर्ट के बगैर भी मंजूर हो सकती है। अलबत्ता सेनेट के अंदर हुकूमत को मुश्किल दरपेश आ सकती है अगर वहाँ पर मौलाना साहब उनको सपोर्ट नहीं करते। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट ना करे तो ये आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत को हासिल नहीं हो सकती और ये हुकूमत के लिए खासा मुश्किल होगा। और पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला करना है और उस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास है वो कल कराची में होगा, जिसमें इस पर मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी ऐलान करेगी कि आया वो इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करती है, नहीं करती, या कौन से नुकात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार करती है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि आईनी तरमीम के बाद खुद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब समेत जो मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। और जो सूबों के हवाले से बात हो रही है उस हवाले से उन्होंने खुलकर बात की है। जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस हवाले से तो मौक़िफ़ सामने आ चुका है, लेकिन बाकी जो नुकात खुद बिलावल साहब ने सामने रखे हैं उस पर पीपल्स पार्टी कल क्या करने जा रही है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ओवरऑल क्या आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, कल सेनेट के अंदर भी यही हुआ, आज मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो एक तो तासुर ये दिया जाता है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हुआ, तो मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो MNAs और सेनेटर्स हैं ये एक तासुर है कि खुद जो अरकान असम्बली हैं उनको भी इल्म नहीं होता कि कौन सी तरमीम आ रही है। आज भी जो कुछ हुकूमती रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको इल्म नहीं कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है। क्या ये दुरुस्त है कि 27वीं आईनी तरमीम अचानक आई है और अभी भी बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जिनको इल्म नहीं कि क्या बात हो रही है, क्या होगा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया एक इस बहुत अहम मौजू के ऊपर जो तरमीम के हवाले से डिबेट चल रहा है। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस हिकमत अमली को सराहूँगी कि उन्होंने जैसे ही इसके ऊपर एक मूव हुआ तो उन्होंने ट्वीट के ज़रिए अवाम को, पूरे मुल्क को इत्तला किया कि ये अंडर डिबेट है, ये शिक जो है वो आ रहे हैं और हम इस पे आगे क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक बुनियाद है मैं समझती हूँ जमहूरियत की कि एक ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बहुत अहम है और ओपननेस के लोगों को आप लूप में रखें कि होने क्या जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी हिकमत अमली थी। और फिर चेयरमैन साहब ने ये भी शेयर किया कि पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, उनके सुदूर हैं, जिसमें पार्टी के सीनियर्स हैं, जिसमें क़यादत है, जिसमें बहुत एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है और वहाँ खुल के भी बात होती है और वहाँ टाइम भी देते हैं चेयरमैन साहब, हर किसी को ओपनली जो है वो व्यूज़ अपने देते हैं। तो उसमें ये सारे जो शिक हैं या जो भी आई डोंट नो कि अब एक्चुअल अमेंडमेंट्स शेयर हुई हैं या उनके पॉइंट्स शेयर हुए हैं, जो भी है वो सीसी के आगे रखेंगे। और अब सीसी लेकिन डॉक्टर साहिबा, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो बिलावल साहब जैसे आपने जिक्र किया कि तमाम नुकात उन्होंने सामने रखे हैं, ये क्या बिलावल 26वीं आईनी तरमीम के दौरान तो आपको याद होगा कि मीडिया ये खबरें लाने की कोशिश कर रहा था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन किसी को इल्म नहीं था। क्या बिलावल साहब ने ट्वीट के जरिए आपको इस स्ट्रेटजी, इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रही है? क्या वो पल्स देखना चाह रहे थे कि रिएक्शन क्या आ रहा है? नहीं जी, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल वजह बात है कि 26वीं आईनी तरमीम में एक जो मेन क्रिटिसिज्म था कि सीक्रेसी का था कि भाई लोगों को नहीं पता। हम खुद ये चीख के कहते थे कि आपने हमारे साथ भी, और पहला राउंड शायद इसलिए डिफीट हुआ कि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे। हम यही कह रहे थे कि इवन जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे साथ भी उस वक्त नहीं शेयर की गई थी। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म था। मैं समझती हूँ कि चेयरमैन साहब ने उसको पस मंज़र में रखे हुए और क्योंकि इसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं
आइन के ऊपर, सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर, तो मैं समझती हूँ कि वो जो प्रोसेस है वो हम चाहते हैं कि अपनी पार्टी में जमहूरी हो और फिर कंसल्टेशन जो है वो एक एग्जॉस्टिव हो। हमने ये भी फैसला किया है कि ये जो पार्लियामान है उसके भी सब स्टेप्स पूरे होंगे कि हम ये कमिटीज़ में भी जाएगा। ये नहीं होगा कि पार्टीज़ के सरबराहान जो हैं पार्लियामेंट में बैठकर फैसला करेंगे, नहीं, जो कमिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये जाएगा। तो यहाँ जितने भी स्टेप्स हैं इस मुसवदे को फाइनल शेप में, एंड प्लीज़ लेट मी ऑल्सो रीइटरेट कि जो इनिशियल शक्ल होती है और जो फाइनल शेप होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत की कारकर्दगी है कि इस वक्त अगर हुकूमत ने अपने माइंड में, और मैं समझती हूँ कि मैं पर्सनली भी इस पे मेरे बहुत व्यूज़ हैं, आई कैन शेयर दोज, लेकिन आई वुड लाइक टू वेट कि जब पार्टी का मौक़िफ़ आ जाए तो मैं पार्टी के हवाले से बात करूँ। लेकिन पर्सनली भी मुझे बहुत इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कुछ उसमें चीज़ें लेके आए हैं, और पार्टी को भी यकीनन होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ने तो बुनियादें रखी 18वीं तरमीम की, न सिर्फ लेकिन फेडरलिज्म की, न सिर्फ फेडरलिज्म की बुनियादें रखी हमने 73 के आइन में, लेकिन उसके बाद जो फेडरलिज्म की जंग हमने लड़ी, आइन की बहाली की और फेडरलिज्म की बहाली की, वो भी एक तारीख़ है। तो हम लोग इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, इसके इम्प्लिकेशंस देखेंगे, वफाक का और सूबों का जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, हर चीज़ को हम देखेंगे। और यकीनन पार्टी कोशिश करेगी कि और जमातों को भी जितना हो सके, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको याद होगा कि 26वीं आइनी तरमीम में उन्होंने और मौलाना साहब ने, दे हेल्ड द की टू कंसेंसस, दोनों ने मिलकर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया। मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी वो किरदार अपना अदा करेंगे कि अगर इसके ऊपर अग्रीमेंट्स होती हैं, तरामीम होती हैं, तरामीम के ऊपर क्या तरामीम आती हैं, तो यकीनन हम लोग चाहेंगे कि कंसेंसस हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अब कल सीईसी का इजलास होगा, जैसे आपने भी कहा उसमें फैसला होना है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत से खदशात हैं, कुछ बयानात तो अब खुल के आ भी रहे हैं जो एनएफसी के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, 18वीं तरमीम के हवाले से हैं। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इन 3 नुकात के अलावा पीपल्स पार्टी को जो बाकी नुकात हैं, आर्टिकल 243 है, उस पर कोई एतराज़ नहीं है? देखिए, वो भी डिपेंड्स, क्योंकि लॉ में हर कॉमा और फुल स्टॉप जो है वो इस मुल्क की तकदीर चेंज कर सकता है। इतना लॉ जो है उसको आपको बारीकी में देखना होता है। तो ये जो शिक है, इनमें क्या जो है डिटेल्स इनकी क्या हैं। 243 मतलब ये तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कमांडर इन चीफ आर्म्ड फोर्सेस का सदर होता है। अगर उसको चेंज करने जा रहे हैं तो उसकी लॉजिक क्या है, क्यों चेंज करने जा रहे हैं, उनके डिटेल्स क्या हैं, सदर का उसमें क्या रोल होगा, मतलब बहुत सारे सवालात हैं। सीसी, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट आप अगर चेंज भी करने जा रहे हैं तो अल्टरनेट क्या दे रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लेके आ रहे हैं तो उसके डिटेल्स क्या लेके आ रहे हैं। तो वी हैव टू लुक एट जो कानून है उसको बारीकी में। हमारी लीगल टीम, आपको पता है कि इस मुल्क में जो पार्लियामेंटेरियनिज्म का तस्वुर है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है। आज तक जो कानून साजी होती है तो उसकी बारीकियों में पीपल्स पार्टी जाती है। हमारे मुख्तलिफ फोरम्स हैं, चेयरमैन साहब ने एक लेजिस्लेटिव कमेटी तश्कील दी हुई है, उसके अलावा हमारी कमिटीज़ के जो चेयर्स हैं वो भी इतने मुतहर्रिक हैं और उनको बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है। हमारी लीगल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि उन्होंने जो 18वीं तरमीम के ड्राफ्ट्समैन हैं हमारे रज़ा रब्बानी साहब, वो इस वक्त हैं बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, और इसी तरीके से फ़ारूक नाइक साहब हैं, एतजाज़ एहसन साहब हैं। तो ये दिस इज़ अ टीम दैट nobody can defeat। और पार्टीज़ के पास वो हमारा एग्जाम्पल देते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीगल टीम और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है और जमातों के फार सुपीरियर है। तो आई एम श्योर इसका जो फाइनल शेप होगा उसमें पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी, और हमारे जो हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान के अवाम के साथ, फेडरलिज्म की कमिटमेंट, 73 के आइन की कमिटमेंट और पार्लियामेंटेरियनिज्म की कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी की कमिटमेंट, वो इंशाल्लाह हम बरकरार रखेंगे। और ये जो भी ड्राफ्ट आ रहा है इसको यकीनन पीपल्स पार्टी जो है एक पॉजिटिव तरीके से भी देखेगी, लेकिन जहां हमारी फेडरलिज्म की बात है तो वहाँ हम हो सकता है सख्त मौक़िफ़ भी रखें। बट लेट अस वेट कि सीसी में क्या रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हाल ही में जो CEC का इजलास हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को तकरीबन 1 माह का वक्त दिया था, मोहलत दी थी, अब ये तरमीम होने जा रही है, मुशावरत हो रही है, तो क्या वो जो मोहलत वाला एक फ़ैसला था उसमें तोसी हो सकती है या उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के बरकरार हैं और 1 माह के बाद कोई हतमी फ़ैसला भी सामने आ सकता है? देखिए, अब ये मैं समझती हूँ कल यकीनन ये भी पॉइंट रेज़ होगा, इसके ऊपर भी बात होगी, हर चीज़ पर बात होगी और फिर ये पार्टी अपना मौक़िफ़ लेगी कि आया इन तरामीम, क्योंकि ये तो एक आइनी ढांचे की बात हो रही है, क्या हम इसको उसी एंगल से देखेंगे या हम इसको एक्सेप्शन करके चलेंगे, ये अब हमारी क़यादत का फ़ैसला होगा और CEC का फ़ैसला होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल होगा कि पार्लिमान के अंदर पीपल्स पार्टी का पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, लेकिन कई माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया जा रहा है। अभी जो अपोजिशन लीडर दोनों ऐवानों में नहीं हैं, उन्होंने नाम दिए हैं, कल भी डार साहब ने ये पॉइंट जो है वो अपना नुक्ता सेनेट के अंदर रखा था। आप समझती हैं कि ये मामला भी हल होना चाहिए, जो नाम दिए गए हैं उन पर स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने कहा है कि जो दस्तखत हैं उनकी तस्दीक होगी, तो इसमें ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ऐवान जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, आइनी ओहदे जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए? जी, यकीनन पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी और कानूनी जो रोड मैप है उस पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन ये मसला जो है एट द एंड ऑफ द डे ये इनका जो टग ऑफ वॉर चल रहा है वो PMLN की हुकूमत और वो PTI जो है उनकी सियासत, तो ये इनका आपस में जो टग ऑफ वॉर है, अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान के लोग भी और पॉलिसी भी और बहुत कुछ इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। पीपल्स पार्टी विल ऑलवेज़ ब्रिंग अ वॉइस ऑफ रीज़न, जहाँ हमारा किरदार के लिए हमें कहा जाएगा तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार जो है वो आइन के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूर अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन आप समझती हैं कि जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक वज़ीर आला की खान साहब के साथ मुलाकात हो या पार्लिमान के अंदर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैलिड हैं, उनको एड्रेस होना चाहिए? देखिए, ये अगेन मुझे इसके डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जमहूरियत के लिए हुकूमत को कभी कभी रिट्रीट पर भी जाना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर एक सूबे में ये एहसास है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है तो उनकी बात सुननी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो PTI का रवैया रहा है इस वक्त, मैं इनका जो पिछले 2 साल है मैं उनका अपोजिशन का किरदार बिल्कुल नहीं देख रही। अपोजिशन का किरदार तो पीपल्स पार्टी, जहाँ तक पॉलिसी की बात है तो हम जो तनकीद करते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, कवानीन में तरामीम के ऊपर, जो एक्सट्रीम किस्म के ऐसे कानून भी लेके आए जैसे पीका है या ऐसे जिनका ह्यूमन राइट्स के ऊपर इम्प्लिकेशन हो, तो पीपल्स पार्टी ही उनको लेकर और फिर वो रेजिस्टेंस करके उनको बेहतर बनाने की कोशिश करती है। तो आई थिंक अगर PTI को भी कहीं ना कहीं अपनी सियासत को रिव्यू करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त जो है वो ऐसा काम ना करे कि कल को उसको भी उसी जगह पर आके फिर वो पहुंचाया जाए, क्योंकि कभी वो हम अपोजिशन में होंगे या हुकूमत कभी अपोजिशन में होगी, कभी अपोजिशन हुकूमत में होगी। ये तो एक सिलसिला, ये तो उसूल है, ये जमहूरियत का उसूल है कि इट मूव्स इन अ सर्कल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आई थिंक बहुत केयरफुली उनको अपने जो है वो फैसले लेने चाहिए। ठीक है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। 27वीं आइनी तरमीम समेत जो पीपल्स पार्टी का कल CEC का इजलास होने जा रहा है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना। अब जो हुकूमत कोशिशें कर रही हैं, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि राब्ते भी हो रहे हैं, उस इशू पर हम गुफ्तगू करते हैं। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत पहले तरदीद करती रही कि कोई 27वीं आइनी तरमीम नहीं आ रही, कोई पाइपलाइन में नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है और अचानक 27वीं आइनी तरमीम जो है वो आप लोगों को लानी पड़ रही है? नहीं, ये कभी कैटेगोरिकली नहीं कहा गया, वो कह रहा है कि अभी नहीं आ रही। देखिए, तरमीम तो पाकिस्तान में आइन के तहत किसी वक्त भी आ सकती है।
27वीं क्या 28वीं 29 30वीं भी है, जब 27 आ गई, ये भी तरमीमें आई हैं ना, 27 आई हैं आइन में। तो तरमीम तो आइन तो दुनिया पूरी में कोई मुकम्मल नहीं होता, तरमीम तो आती रहती है, जिस वक्त ज़रूरत महसूस होती है तरमीम आ जाती है। ये अचानक नहीं आई, इसकी ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि सूबों के पास जो इख्तियारात थे ना बड़े अरसे से, मैं ये देख रहा हूँ कि सारी पावर्स तो NFC अवार्ड के तहत ना फेडरल गवर्नमेंट तो रेवेन्यू इकट्ठा करती है सारे का सारा, और वो रेवेन्यू ज़्यादातर सूबों के पास चला जाता है, और फिर सूबों ने प्रॉपर खर्च नहीं किया। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो असल पॉलिटिक्स है ना, मैं क्यों सियासत में हूँ या सियासत इलेक्शन करता हूँ, ठीक है, जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा तो बिलो पॉवर्टी लोग हैं। आप बताइए कि क्या उसमें कोई तब्दीली आई? हम तो अपने वादे करते हैं लोगों से कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देंगे, रोज़गार देंगे, रोज़गार होता नहीं है। हम कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम कहते हैं हम गुर्बत में कमी करेंगे। तो बात यह है कि वो काम तो पूरा नहीं हो रहा, और वो क्यों नहीं हो रहा कि ज़्यादातर फंड तो सूबों के पास जाते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे क्या हुआ, हर सूबे ने चीफ मिनिस्टर फुल पावरफुल होता है उस सूबे का, और इतने बड़े बड़े सूबे हैं, या तो सूबों में ज़्यादा बनाए जाएं, ज़्यादा किए जाएं, या पावर नीचे बल्दियाती हमारे पास थी नहीं, पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, नीचे पावर गई नहीं। अब अगर सिर्फ चंद शहरों ने ही डेवलप होना है और बाकी हर ज़िले में बराबर बराबर उनको मिलना नहीं है, मैं अपने ज़िले में देखता हूँ जो पावर फर्ज कीजिए मेन तो चीज़ थी कि हम एजुकेशन पे लगाते या हम लगाते सेहत पे, तो वहाँ भी खर्च नहीं हुए प्रॉपर जितने के होने चाहिए थे। फिर हमारे यहाँ जगह जगह झगड़े हैं, जिसका दिल करता है वो इस्लामाबाद चढ़ाई कर देता है, फौज को हमें पावरफुल करना है। यानी आप अंदाजा कीजिए ना कि 4 दिन की जो वार में इंडिया ने हमला किया और अभी भी उसकी नीयतें साफ नहीं हैं, तो हमारा फौज का बजट जो है वो इस वक्त भी जो हमने लेटेस्ट जून 2025 में बनाया है वो $10 अरब के करीब है, और इंडिया का फौज का बजट $90 अरब है। अब वो 9 गुना फौज के बजट के साथ लड़ना है, हम अब फिर अपने फौजियों के खिलाफ भी लगे हुए, उनको मॉरल भी डाउन कर रहे हैं। तो ज़रूरत महसूस हुई कि फ़ौज के इदारे को फर्दर मजबूत किया जाए, हम फेडरल गवर्नमेंट को मजबूत करें, NFC अवार्ड में तब्दीली करें, सारा पैसा चला जाता है सूबों के पास, और सूबे तो डिलीवर नहीं कर पाए इतने अरसे से जब उनके पास गया है, तो ये लोगों तक नहीं पहुंची और लोगों के हालात बेहतर नहीं हुए, और ये तब्दीलियाँ इसी तरह अदालतें हैं। आप बताइए ना कि 25-25 साल तो केसेस का फैसला नहीं होता, और फिर अगर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या एक आम आदमी जहाँ 25-50 लाख रुपया एक वकील लेते हैं और एडवोकेट लेते हैं, तो वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं अपने केसेस के हाई कोर्ट में ले जाए या सुप्रीम? ये चंद लोगों के लिए ये इदारे, मुझे बताइए कितने लोग इससे फ़ायदा उठाते? चंद जो अपर लेवल की क्लास है, जो हम जैसे लोग हैं, सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकते हैं ना, हाँ, वो राइट भी किसी को नहीं मिलता। तमाम तब्दीलियाँ करनी है, और मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ मीडिया को, अभी हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या है ज़रूरत, मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि इन अमेंडमेंट्स की। मैं मीडिया देखता हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार सारे इलेक्टेड लोग कौमी असम्बली के और सेनेट के जो हैं वो उनकी 2/3 मेजॉरिटी ने पास करना है, तो तब अमेंडमेंट होनी। क्या वो लोग मुल्क के खिलाफ बात करेंगे? क्या हम लोग मुल्क के या अपनी आवाम के खिलाफ जो, कैसे हम उनके पास जाएंगे? मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उनके पास? और मैं 28 साल से आ रहा हूँ कौमी असम्बली में, तो तभी लोग मुझे वोट देते हैं ना कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। शेख साहब, ये जो एक तासुर है कि खुद जो हुकूमती रहनुमा हैं उनको भी तरमीम का इल्म नहीं है, या इत्तेहादी जमातों में शामिल जो रहनुमा हैं उनको भी इल्म नहीं है, ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ये तो पीपल पार्टी के खुद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा थे, उनसे शेयर हुई है। जहाँ तक हमारे पार्टी का तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी में ये डिस्कशन नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मैं बात कर सकता हूँ, ना ही हमारी कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई है। तो ये इल्म तो पहले तो कंसेंसस बनता है ना, हम आपस में कंसेंसस, कोई ये देखिए ना, अमेंडमेंट इस तरह नहीं हो जाती। इल्म आएगा, इल्म तो देना पड़ेगा, इल्म तो मौके पे आएगा ना। अभी पहले ये शुरू हुई है बातचीत, पहले तो पीपल पार्टी के रहनुमाओं से ब्रीफ किया गया, वो अपनी कमेटी में लेके जाएंगे CEC में,
तो वहाँ इल्म हो जाएगा सबको। फिर हमारे यहाँ भी डिस्कशन होगा, इसी तरह अपने अंदर पार्टी के अंदर भी होगा, फिर कैबिनेट में भी होगा। फिर यही कल इसाक डार साहब ने कहा है कि ये क्यों ये सोचा जा रहा है, और फिर असेंबली में बाकायदा थर्ड वेयर उसकी डिस्कशन होगी। हर कोई उसकी अपनी अपनी स्पीच में बता सकेगा कि वो क्या चाहता है। शेख साहब, ये जो पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है 18वीं तरमीम के हवाले से, NFC के हवाले से, तालीम के हवाले से, आप समझते हैं कि इन इश्यूज़ पर पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है? देखिए, पीपल पार्टी तो हमारी अलाई है, हमने उससे मशवरा कर, पीपल पार्टी के बगैर तो हमारी पार्टी के पास तो मेजॉरिटी नहीं है ना जी। हम तो पास, ये तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि ऊपर कैसे हो जाएगा, सबके सामने होना है, पूरी दुनिया देखेगी, आपके सामने कौमी असेंबली में वोट होंगे आपके। अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी तो ये सोचना भी पीपल पार्टी का अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना देंगे, हो सकता है वो कन्विंस कर लें। तो अब कोई अभी फैसला तो नहीं कर लिया कि हो गई है, अभी तो एक चीज सामने आ रही है और उसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है। मुझे भी पूरा पता ही नहीं है, जब तक मैं सारी बातें नहीं सुनूंगा, यानी इसके प्रास एंड कॉन्स को, यानी तभी फैसला हो जाता है। सिर्फ मेरा ओपिनियन। आप समझते हैं कि मौलाना साहब मान जाएंगे? जी, मुल्क के जो हम चाहेंगे जो वो चीज़ होगी जो मुल्क के और लोगों के मफाद में होगी, और जो मुल्क के और लोगों के मफाद में होगी वो ज़रूरी इंशाअल्लाह सब लोग, सारी पार्टियां मानेंगी उसको और 2/3 मेजॉरिटी देगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अब इससे 27वीं आईनी तरमीम से हटके ज़रा ये जो हुकूमत के हवाले से बातें हो रही हैं कि मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से शायद कंपनियाँ जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। आप वफाकी वजीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, सर इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान से कंपनियां बाहर जा रही हैं? कई कंपनियां ने बिजनेस अपना यहाँ जो कर रही थी, मल्टीनेशनल कंपनी, वो उन्होंने पाकिस्तान में से अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। तो खुल्लम खुल्ला बात है, ये तो बात पता होता है, लेकिन उसके साथ साथ कई नई कंपनियां, ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं पाकिस्तान में, उसको भी प्रोजेक्ट करें। अब हम देख रहे हैं, मसलन मैं अभी गया हुआ था 10 दिन पहले शारजा में, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पहली बार पाकिस्तान को साउथ एशिया का ना वाइस उसको साउथ एशिया का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। मैं वहाँ मौजूद था। इससे पहले हमने अरेंज किया B2B मीटिंग जो है चाइना में, 300 प्राइवेट कंपनियां अपने खर्चे पे अपनी लॉजिंग के लिए, ये पहली बार हुआ है चीन में, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, हमने अरेंज की BOI ने, और 500 चाइनीज कंपनी थी, आपस में डिस्कशन हुई, नए जॉइंट वेंचर बन रहे हैं, नई MOU हो रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए बॉटम लाइन बहुत अच्छी है। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में है, और मुझे पता है कि पाकिस्तान में बिजनेस अगर कोई सही करता है ना तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इतनी प्रॉफिटेबिलिटी दुनिया में नहीं है जो हमारे यहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर कुछ कंपनियां जा रही हैं, नहीं जानी चाहिए। मैंने खुद 2 बार की कंपनियों से ना अपनी कंपनी के लिए जॉइंट वेंचर किए। एक LG जो ग्रुप है, LG कंपनी है, कोरिया की मशहूर कंपनी है, उससे मैंने जॉइंट वेंचर करके केमिकल का प्लांट लगाया शेखुपुरा में। और एक मलेशिया की सोल चावल को इंपोर्ट करने वाली कंपनी है बरनास, उसके साथ मिलके हमने इंडस्ट्री लगाई बरनास के साथ मिलके पाकिस्तान में। तो मकसद ये है कि कई कंपनियां आ रही हैं आजकल, बहुत सी, ये जो चाइना की सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा नया पैक्ट हुआ है, तो सऊदी अरेबिया का बहुत इंटरेस्ट है, और UAE में भी मैंने देखा कि बहुत से, मैं वहाँ गया ना तो बहुत सी कंपनियों का, क्योंकि ये जो 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है ना, इससे पाकिस्तान की जो है ना पोजीशन बहुत कंसोलिडेट हुई है। ये हम एक मजबूत मुल्क का परसेप्शन बना है। साहब, आपने तस्दीक तो की कि कंपनियां बाहर जा रही हैं, लेकिन बतौर वफाकी वजीर आप क्या समझते हैं कि वजूहात क्या हैं कि कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा रही हैं? पाकिस्तान से देखिए ना, वजह ये है, मैं आपको बड़ा क्लियर, एक तो हमारे टैक्स का रेट बहुत ऊंचा है, कारपोरेट टैक्स जो है ना हमारे यहाँ बहुत ऊंचा है, वो, और फिर हमने
नया एक टैक्स लगाया है सुपर टैक्स, वो 10%। तो ये हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस है। पहले भी इतने कभी पाकिस्तान में टैक्सेस नहीं होते थे। हमारा क्योंकि बजट का डेफिसिट होता है तो उसको पूरा करने के लिए, लेकिन इतने हायर रेट ऑफ टैक्स, जबकि कई ममालिक जो है बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, तो ये टैक्स के रेट को भी ठीक हमें करना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ रेगुलेशन बहुत, हम क्या कर रहे हैं कि तमाम रेगुलेशन को, मैंने जो कल जिक्र किया कि मैं कल सेनेट में, वैसे तो मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, लेकिन मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर कल सेनेट में गया हुआ था आसान कारोबार प्रोग्राम के लिए, जो आसान कारोबार स्कीम हमने दे रहे हैं ना, उसके कौमी असम्बली में पास हो गया था बिल और यहाँ हो रहा है। उसमें हम ये सब रेगुलेशंस को ख़त्म, जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो क्यों जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं कि हमने हर जगह रेगुलेशन बहुत ज़्यादा की हुई हैं। हमारी रेगुलेशन 3 लेवल पे है, एक फेडरल लेवल पे रेगुलेशन करते हैं, एक सूबाई लेवल पे करते हैं, एक म्यूनसिपल लेवल पे करते हैं। तो वो कम्बरसम प्रोसीजर हो जाता है। हम जगह जगह हमारे यहाँ पाबंदियाँ, इजाज़तें लेने, परमिट देने, लाइसेंस, वो हमने ज़्यादा रखे हुए, तो बाहर वाले लोग पसंद नहीं। और फिर हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, ये हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं एज बिजनेसमैन देखता हूँ हमारे यहाँ काम उतना स्मूथ नहीं होता जितना कि दूसरे मुल्कों में होता है। उसकी बेहतरी हम कर रहे हैं। हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सब ठीक कर, 80% हमने कर दी है इसको। रेगुलेशन पहली बार कहा तो जाता है ना कि हम वन शॉप प्रोसेस कर रहे हैं, वन स्टॉप होगा उसमें। और ये फैसिलिटेशन सेंटर आप देखिएगा इस्लामाबाद में 3 महीने पहले हमने बनाया। उसमें क्या किया है कि उसमें हर मिनिस्ट्री का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट ऑफिसर वहाँ बैठा होता है। किसी ने जाना है तो वहीं एक ही जगह से उसको तमाम मसाइल का हल निकलेगा। उसको FBR में अलग नहीं जाना पड़ेगा, SCCP में। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हो रहे थे जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां जा रही हैं कि हमारा ओवर रेगुलेटेड है, हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ कई महकमे हैं जो उनको अननेसेसरी तंग करते हैं। और हमारे यहाँ कोई शक नहीं कि करप्शन है और रेड टेपिज्म है। शेख साहब, आप समझते हैं कि मतलब जो करप्शन है वो हो रही है? करप्शन जी हमारे यहाँ शुरू से, पहले दिन से हर जगह करप्शन। ये भी करप्शन है, देखिए ना, कोई जरूरी नहीं कि पैसे लिए जाए, ये भी करप्शन है। अगर काम ही रोक दिया जाए, काम नहीं किया जाए तो क्या है ये? अगर काम होगा नहीं, हमारे यहाँ जो काम होता है, देखिए क्या होता रहा कि अगर कोई दवाई की रजिस्ट्रेशन करानी होती थी ना, तो उसको 2 साल एवरेज लगे हैं हमारा रजिस्टर होने में। पिछले हमने देखा ना, तो 2 साल लगे एवरेज रजिस्टर कराने में, रेगुलेशन की वजह से। अब 2 साल में तो दवाई चेंज हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे? तो हमें ये बेहतर करना होगा। हमारे जो दफ्तर ऑफिस है ना जी, उनमें फैसिलिटेशन नहीं है। हमने उनको ट्रेन ही नहीं किया, ऑफिसर्स को। हमने ये कि काम रोकना तो है, काम की फैसिलिटेशन या उनका स्मूथली होना या किसी का हल निकालना। हम किसी भी वजह से काम को अगर रोक देंगे तो बाहर में ये अभी आदत नहीं रही। तो बहरहाल हम इसको बेहतर कर रहे हैं, हम इसको रेगुलेशन को बेहतर कर रहे हैं, और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और हम इनवाइट कर रहे हैं। मुख्तलिफ, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और मैं देख रहा हूँ अब पाकिस्तान की तरफ लोगों की तवज्जो, मुल्कों की तवज्जो है, कंपनियों की तवज्जो है। इंशाअल्लाह अगले 2-3 साल में हम साइजेबल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती। हमारा टारगेट है उड़ान पाकिस्तान, उड़ान प्रोग्राम जो हमने दिया है ना, उसमें हमारा टारगेट है कि 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकानमी बनानी है, 1000 अरब डॉलर की इकानमी बनानी है, जो इस वक्त 400 अरब डॉलर की है। तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए, और उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, बाहर का पैसा चाहिए। हमारे मुल्क में इतना लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, वैल्यू एडेड ग्रोथ। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं। चलें, शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की पोजीशन है, और इसी के साथ साथ जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान से जो कंपनियां हैं वो छोड़कर बैरून मुल्क जा रही हैं, उस हवाले से वफाकी वज़ीर ने इस बात की तस्दीक की है कि ये हकीकत है कि कंपनियां जो हैं वो बैरून मुल्क जा रही हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने पॉलिसीज़ जो हैं उस हवाले से भी अपना जो खदशा है, जो शिकवा है, उसका भी इज़हार किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।